जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट 2016 का। जेटेट ये 2016 का जो पेपर हुआ था उसी का ये क्वेश्चन पेपर है और ये 1 to 5 का है ना। ये 1 to 5 का है। जेटेट 2016 में एग्जाम हुआ था। 2012 वाले का प्रश्न हम पहले करवा चुके हैं ना। 2012 वाले के प्रश्न का हम पहले करवा चुके हैं आपके पेज में कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। आज हम लोग बात करेंगे 2016 में जो पूछा गया सवाल था, उन सवालों को हम लोग देखने वाले हैं और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन क्लासेस को अच्छे से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए क्लासेस को पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि खोटा कौन परिवार की भाषा है, तो वहां पे भी पहला सवाल यही पूछा गया था, है ना। 2012 का भी जो सवाल पूछा गया था वो पहला सवाल यही था कि खोटा भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो बता दें कि खोटा भाषा जो वो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है ना। आर्य भाषा परिवार या तो इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहा जाता है। कई जगह पे आर्य ना दे करके भारोपीय भाषा परिवार भी दिया जाता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज ना होकर के आप इसे भी टिक कर सकते हैं। आपको पता होगा द्रविड़ भाषा परिवार में कुड़ुख और माल्टो आता है ना। कुड़ुख और माल्टो जो वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। जबकि जनजातीय भाषाएं जो है ना, जिसमें से संथाली हो, मुंडारी, ये सब जो भाषाएं हैं, हो गया मुंडारी, संथाली, उसके अलावा और भी जो भी भाषाएं हैं वो सभी आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चीनी भाषा परिवार को यहाँ पे नहीं बोला जाता है, झारखंड में नहीं। मुख्य रूप में यह भी सवाल पूछा जाता है कि झारखंड में कई गो भाषा परिवार की भाषा बोलल जाए, तो 3 भाषा परिवार झारखंड में जो वो मुख्य रूप में बोले जाते हैं। आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी। हालांकि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है दू डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक है। दू डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक संस्था के बारे में आपसे पूछा गया है। दो डायर जिरहुल फूल की अगर बात करें तो याद रखिएगा, यहां से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं, है ना। यहां से भी कई बार सवाल जो वो पूछा गया है और आगे भी आपसे सवाल जो वो पूछा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस में आपको ये पढ़ने के लिए दे रखा है दो डायर जिरहुल फूल। यह कैसी रचना है, तो पहले तो इसके प्रकाशक हम बता देते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। अगर बात करें इसके प्रकाशक संस्था की और इसके प्रकाशन वर्ष पे भी हम लोग बात करेंगे, तो प्रकाशन की अगर बात करें तो 2010, 2015 और 2017, ये 3 इसका जो वो प्रकाशन हुआ है अलग अलग वर्षों में। ये तीनों याद रखिएगा, 2010, 2015 और 2017, ये 3 इसका जो वो प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशक संस्था की अगर बात करें हम लोग, प्रकाशक संस्था कौन सी है, तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ जो वो इसके प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा दो डायर जिरहुल फूल के बारे में। दो डायर जिरहुल फूल के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखने हैं, यहां से सवाल जो वो पूछा जा सकता है, जैसे कि यह किस प्रकार की रचना, ये किस प्रकार का पुस्तक है। तो इसमें से बता दें कि गद्य और पद्य दोनों यहां पे आपको रचनाएं देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से एक पुस्तक आपने पढ़ा होगा खोटा गद्य पद्य संग्रह, उसी प्रकार से यहां पे भी गद्य भी रचनाएं हैं और पद्य रचनाएं भी हैं। गद्य रचना में क्या क्या है इसमें से, जैसे कि फिंगाठी है, लेख है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, एकांकी है, लोक कथा है, जीवनी है, लघु कथा है, उसके बाद में कविताएं भी है। तो ये सभी रचनाएं जो वो इस पुस्तक में हैं। अगर बात करें तो रचनाओं पे हम बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं जाएंगे, जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अगर बात करें इसके प्रकाशक मंडल में, या प्रकाशक कह सकते हैं कि कई बार होता है कि यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि संपादक मंडल में कौन कौन से इसमें सम्मिलित हैं। तो संपादक मंडल की जब बात करते हैं तो वहां पे ए.के. झा, विनोद कुमार, शिवनाथ परमाणिक, बी.एन. ओदार, गजाधर महतो, वासुदेव महतो, परितोष कुमार प्रजापति, दिनेश दिनमणि, भुवनेश्वर साहू, बिरबल महतो जैसे संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य माने जाते हैं।
उसके अलावे संपादन सलाहकार में भी चतुर्भुज साहू, पारसनाथ महतो, श्याम सुंदर महतो, गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी, वंशी लाल वंशी, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, संतोष कुमार महतो, प्रदीप कुमार दीपक, सुकुमार, कुमारी शशि, धनंजय प्रसाद जैसे कई सारे साहित्यकार जो वो इसमें से संपादन सलाहकार के रूप में भी माने जाते हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखिएगा। और साथ ही साथ में एक चीज और याद रखिएगा कि दू डायर जिहुल फूल के जो भूमिका लेखक है, इस पुस्तक की जो भूमिका लिखे है वो कौन है, तो वो है डॉक्टर बीएन ओहदार, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो बीएन ओहदार के द्वारा दू डायर जिहुल फूल की भूमिका जो वो लिखी गई है। तो यहां से ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजोहत। सरहुल पर्व जब होता है तो उस समय किस वृक्ष की पूजा की जाती है, या तो किसकी विशेषताएं देखने को मिलते हैं हमें सरहुल के समय में। तो आपको पता होगा कि सखुआ का वृक्ष जो वो झारखंड में कह सकते हैं कि एक पूजनीय वृक्ष के रूप में माना जाता है, खास करके आदिवासी और जनजातियों के बीच में। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू रीति रिवाज की अगर बात करें तो पीपल और बरगद पेड़ जो होता है वो पूजा अर्चना की जाती है, ठीक उसी प्रकार से आदिवासी और जनजातियों में सखुआ वृक्ष जो वो पूजनीय वृक्ष के रूप में माना जाता है। और यहीं पे इनकी कह सकते हैं इनके देवता जो वो निवास करते हैं, जिनको जो वो जाहिर थान या और भी कई नामों से जाना जाता है ना। जाहिर थान के नाम से जाना जाता है, जहां पे इनके देवता जो वो निवास करते हैं और यहाँ पे ये पूजा अर्चना किया करते हैं। सरहुल की अगर बात करें तो इसके कई सारे कह सकते हैं कि 3 क्रम आपको याद होगा, तो रूसा या बांगोरी, सरना पूजा और फुलखोसी, ये तीनों चरण आपको याद होगा। चैत बैसाख महीने में यह पर्व जो मनाया जाता है सरहुल पर्व, तो इसके बारे में आपको चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है भादो में जे झूमर खेलल जाए ओकरा कहल जाए। तो भादो में जो झूमर खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भदरिया झूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भदरिया झूमर। आपको पता होगा कि झूमर मुख्य रूप में अगर बात करें तो करम के समय में गाया जाने वाला लोकगीत है ना। अगर भदरिया झूमर की बात करें तो यह करम पर्व के समय में भादो महीने में यह भदरिया झूमर जो वो गाया जाता है और नाचते गाते हैं लोग। तो इससे संबंधित भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि झूमर गीत या झूमर लोकगीत कौन बेराए गावल जाए। तो झूमर मुख्य रूप में करम पर्व के अवसर पर गाया जाता है और लोग नाचते गाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, बाकी के सारी चीजें तो आपको पता होंगे। सोहराय में जे गीत गावल जाए ओकरा की कहल जाए। सवाल है सोहराय में जे गीत गावल जाए ओकरा की कहल जाए। ऐसे तो सोहराय में अगर बात करें तो कई सारे लोकगीत गाए जाते हैं, जिसमें से चाचर, हरा बदिया, गोवार मांगा, गोवार कांदा, गाय जागरण गीत जैसे कई सारे लोकगीत गाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक गोवार मांगा गीत है और एक हरा बदिया गीत है। तो अगर बात करें मुख्य रूप में तो ये दोनों गीत जो वो सोहराय के अवसर पे गाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब एग्जामिनर के दिमाग को अगर समझेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो सवाल पूछा गया वो गोवार मांगा गीत से यहाँ पे वो बनाना चाह रहा है ना। इसी सोच के साथ में वो ये 4 ऑप्शन जो वो बनाए थे। तो यहाँ पे आंसर अगर आपको करना था तो आप इसको आंसर करके निकल जा सकते थे, क्योंकि गोवार मांगा आपको स्पष्ट लग रहा है, देखने से ही समझ में आ रहा है कि सोहराय जो वो मुख्यतः किसानों का पर्व माना जाता है, जिसमें से कह सकते हैं कि मुख्य रूप में जानवर धन या तो कह सकते हैं कि पशुओं की आराधना का पर्व माना जाता है सोहराय को। कब मनाया जाता है ये सोहराय, तो सोहराय अगर बात करें तो सोहराय के बारे में भी आपको याद रखने हैं। मुख्य रूप में यह कार्तिक अमावस्या के समय में कार्तिक महीने में यह पर्व को जो मनाया जाता है। उसमें भी ये 5 दिनों का पूरा क्रम होता है। पहला दिन होता है गोड़ टांडी, दूसरा दिन होता है अल्पना, तीसरा दिन होता है संटाऊ, चौथा दिन होता है जाले और 5वां दिन ये जो प्रसाद होता है उसका वितरण होता है। इस प्रकार से 5वां दिन संपन्न हो जाता है ये सोहराय का पर्व। इसको पूरे डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको थ्योरी क्लासेस पढ़ने होंगे कि गोरटांडी क्या है, अल्पना क्या है, संटाऊ क्या है, जाले क्या है ना, जाले क्या है, इसके अलावे पखेवा क्या है। तो ये सारे शब्दावली आपको समझने होंगे।
सोहराय पर्व से रिलेटेड जब आप थ्योरी क्लासेस में, जब आप डिटेल में क्लासेस करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाना चाहिए, ऐसे तो आंसर तो इसलिए दोनों होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में अब दिया हुआ है वो ऑप्शन दिया है ए। जो एग्जामिनर माना था वो ए माना था, क्योंकि नहीं बोले कि यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इसको ही माना गया है। हालांकि हराबदिया गीत भी आपको पता होगा, हराबदिया गीत जो वो होता है, कह सकते कि पहेली के रूप में होता है ये। अगला सवाल है, सोहराय पर्व में केकरा पखेवा खियवल जा है। पखेवा, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पखेवा होता क्या है। खियावल जाता है, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन पहले सवाल उठता है कि पखेवा क्या होता है। पहले इसके बारे में आपको जानना होगा। पखेवा बता दे कि एक प्रकार का ये अनाज है जिसमें से 5 तरह के अनाज से बना करके एक लपसी तैयार किया जाता है। लपसी, अब शब्द आपको हो सकता है कि कई लोगों को लपसी शब्द भी नहीं पता होगा। पहले पुराने जमाने में लपसी, घट्टा ये सब खाया जाता था और लोग भी खाते थे, केवल जानवर ही नहीं खाते थे, लोग भी खाते थे इसे। जिसमें से मक्का को आटा जैसा बना करके उसके बाद में उससे जो वो तैयार होता था। घट्टा, लपसी और भी कई सारे, गोंदली, कई ऐसी चीजें जो वो खाते थे पहले समय में, पुराने जमाने में, जो कि अब ये लगभग विलुप्त हो गया है। इसलिए आपको हो सकता है कि ये नाम भी आपको ना पता हो। तो 5 प्रकार के अनाजों से मिला करके एक लपसी तैयार किया जाता था और वो खिलाया जाता था। किसे? क्योंकि आपको पता है कि सोहराय में गाय गरु की ही आराधना का पर्व ही है, तो गाय गरु को जो वो खिलाया जाता है। अगला सवाल है कि करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महत्व है। तो करम पर्व में तो ऐसे कई सारे फूलों का महत्व है, जिसमें से धान फूल है, बेलंजन है, कांसी है, झींगा फूल है, कई सारे फूलों का महत्व जो वो बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से आपका हो जाएगा कांसी फूल, क्योंकि कांसी फूल ही यहाँ पे दे रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, बाकी के करम पर्व के बारे में तो आपको पता ही है। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह पर्व मनाया जाता है। भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक पर्व के रूप में करम पर्व को माना जाता है। अगला सवाल है कि गोलवारी खोठा कहां बोलल जाए। तो गोलवारी खोठा की अगर बात करें तो एक चीज और याद रखिएगा, गोलवारी खोठा को कुरमाली के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे, और ये मुख्य रूप में गोला रामगढ़ क्षेत्र में बोला जाता है। पेटरवार से लेकर के गोला प्रखंड के सीमाओं के क्षेत्र में गोलवारी खोठा जो वो बोली जाती है। गोलवारी खोठा दरअसल खोठा भाषा का एक क्षेत्रीय रूप है, जो कि गोला क्षेत्र में यह बोला जाता है ना। यह इस क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, वहां पे इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं लोग। अब यहाँ पे उच्चारण में फर्क होता है कुछ। यहाँ पे कीना शब्द का प्रयोग किया जाता है। कीना खाही है ना, कीना खाही, कीना करही, हम लोग बोलते हैं कि की करो ही, की करो ही, तो ये सब क्या बोलेंगे, कीना करही। तो यहाँ पे कीना, की के जगह पे कीना शब्द का प्रयोग किया जाता है। कई जगह पे का करो ही, का शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ जगह पे की शब्द का, ये प्रश्नवाचक शब्द है ना, और इनका प्रयोग किया जाता है। वही सहायक क्रिया के रूप में आहे का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया के रूप में जैसे कि करही, ही, है, कहीं पे सहायक क्रिया ये सब होता है ना, इसके जगह पे आहे सहायक क्रिया के रूप में यहां पे बोला जाता है। गोलवारी खोठा में अगर बात करें तो यहां पे कुरमाली का प्रभाव देखने को मिलता है। कुरमाली का काफी प्रभाव देखने को मिलता है गोलवारी खोठा में। तो हो सकता है यहाँ पे इन सारे सवालों को आपसे पूछा जाए तो इन चीजों को आपको ध्यान रखने। ऐसे तो खोठा का क्षेत्रीय रूप, कई सारे क्षेत्रीय रूप है, जैसे कि सिखरिया या खासपेलिया। उसके बाद में फिर आता है देशवाली। देशवाली के बाद में आपका आता है संथाल परगनिया, पार नदिया या हजरबगिया, है ना। इसके अलावे रामगढ़िया, गोलवारी, ये सभी जो वो खोठा का क्षेत्रीय रूप है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसका आंसर तो हम आपको बता दिए, गोला रामगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संतोख शीर्षक कहानी के लिखवैया के हल। संतोख कहानी, संतोख, कुलदीपा, मांझो, ये सभी रचनाएं जो वो भुवनेश्वर साहू जी की रचना है। संतोख और कुलदीपा, है ना, संतोख, कुलदीपा, मांझो कहानी, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये सब रचना किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये सभी रचनाएं जो वो भुवनेश्वर साहू जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, विनोद कुमार के लिखल कविता के नाम है। विनोद कुमार के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है, तो विनोद कुमार के द्वारा जो कविता लिखा गया है वो है आफत।
अब यहाँ पे एक कविता आपको दिख रहा है, दो तीन पत्ते। दो तीन पत्ते किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह कुमारी शशि के द्वारा लिखा गया है ना, कुमारी शशि जी के द्वारा यह लिखी गई कविता है। आप धारबो लुवाठी, आप धारबो लुवाठी, यह जो वो सिराजुद्दीन अंसारी सिराज की कविता है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम की है? तो दो तीन पत्ते हो जाएगा, ये हम पहले बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आप धारबो लुवाठी शीर्षक कविता केकर लिखा लागे? तो यह सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा लिखी गई कविता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए। सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा एक और भी रचनाएं लिखी गई है जो कि काफी ज्यादा चर्चित रचना मानी जाती है, खोटा खूंटा तितकी राय। खोटा खूंटा तितकी राय, खोटा खूंटा तितकी राय। और तितकी राय के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, तितकी राय एक आंसू कवि के रूप में जाने जाते हैं और ये मौखिक रूप में काफी ज्यादा कविताएं और गीत लिखा करते थे। ये चलते चलते एक कविता बना देते थे, इतना ये कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्ति माने जाते थे। अब तो इनका निधन हो गया है। इनके पिता का नाम मोती राय था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और भी इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे हम जब डिटेल में लेखक परिचय के क्लासेस हम लेकर के आएंगे, तो वहां पे डिटेल में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लुवाठी पत्रिका के संपादक केहत, लुवाठी पत्रिका के संपादक के रूप में अगर हम लोग बात करें तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी को लुवाठी पत्रिका के संपादक के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि दीपक केकर उपनाम लागे? दीपक अगर बात करें तो प्रदीप कुमार दीपक, है ना, प्रदीप कुमार दीपक। प्रदीप कुमार जी का जन्म 24 जनवरी 1964 को भेंडरा बोकारो में इनका जन्म होता है। पिता का नाम फिरंगी विश्वकर्मा और माता का नाम सुमित्रा देवी है। इनके द्वारा कई सारी रचनाएं लिखी गई हैं, उसमें से कुछ चर्चित रचनाओं को आपको जरूर याद रखना चाहिए। जैसे कि एक रचना है बोड़ायल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी, जो कि इन्हीं प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखी गई है। बोड़ायल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी। फिर उसी प्रकार से एक यात्रा वृतांत भी इन्होंने लिखा है, पानुरी जी खोजे 3 दिन, है ना, पानुरी जी खोजे 3 दिन। यह भी एक यात्रा वृतांत इन्होंने लिखा है। इनकी एक कविता है जिसका नाम है कखन हतक भोर, कखन हतक भोर, कखन हतक भोर। और यह कविता आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इस कविता को अगर बात करें, एक पथिया डोंगल महुआ अगर आपने कविता संग्रह पढ़ा होगा तो वहां पे ये कविता को जो वो शामिल किया गया है। इसके अलावा इन्होंने एक गीत भी लिखा है सोहान लागेरे पुस्तक में, मिली के रहिया, है ना, मिली के रहिया एक गीत भी इन्होंने जो वो लिखा है, जो कि एक शिष्ट गीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 15 सवाल है कि झारखंड में कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाए हवे लागल है? अब देखिए, ये पहले ऑप्शन जो था वो 9 था, क्योंकि उस समय 9 भाषाओं की पढ़ाई होती थी 2016 के आसपास में। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 10 भाषाएं हैं। ऐसे तो टोटल कुल मिलाकर के 15 भाषाएं हैं, है ना। झारखंड में कुल 15 भाषाएं बोली जाती है, 15 भाषाओं की पढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ पे झारखंडी भाषा की अगर बात करें तो उसमें से आपका 10 हो जाएगा। इसके अलावा 10 के अलावा कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और बंगला, ये 5 जो वो और भी इसमें जोड़ दीजिए, 10 और 5। तो इस प्रकार से टोटल जो अभी जब आप देखते होंगे किसी भी फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है तो वहां पे कुल 15 विषय आपको दे रखा होता है ना। तो ये सारी भाषाएं आपको पढ़ने होते हैं, उसमें से कोई एक आप चयन करते हैं, किसी भी एक को जनजातीय भाषा के रूप में या कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सदानी परिवार में कई गो भाषा है? सदानी परिवार के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं? सदानी भाषा को मुख्य रूप में 4 खंडों में बांटा गया है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा हम कर चुके हैं पहले भी। बता दें कि सदानी में 4 भाषाएं हैं। पहला तो आता है आपका नागपुरी, नागपुरी। दूसरा इसमें आता है आपका कुरमाली, कुरमाली। उसके बाद में आपका आता है खोरठा, खोरठा। और चौथा आता है आपका पंच परगनिया, पंच परगनिया। ये 4 भाषाएं हैं जो कि सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, है ना। पहला हो गया नागपुरी। अब नागपुरी में भी कई सारी भाषाएं हैं, सादरी, सदरी, सादरी, सदरी कोल, सदरी कोरवा जैसे नागपुरी भाषाओं के अंतर्गत आते हैं ये। कुरमाली में भी कई सारी भाषाएं जैसे कि सिखरिया और खासपेलिया, ये कुरमाली भाषा के अंतर्गत आते हैं। खोठा में तो खंटाही, उसके बाद में खंटाली, खंटाही, खुंटाही, संथाल परगनिया, गोलवारी, सिखरिया, खासपेलिया, गोलवारी, रामगढ़िया और पारनदिया,
है ना। उसके बाद में देशवाली, जैसे कई सारे खोटा के क्षेत्रीय भाषाएं आप आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से पंच परगनिया में एक और आता है इसका क्षेत्रीय रूप, जिसका नाम है तिमरिया। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि तिमरिया केकर क्षेत्रीय रूप लागे, कौन भाषा क्षेत्रीय रूप लागे, तो यह पंच परगनिया का क्षेत्रीय भाषा के रूप में माना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कचरा कूट मुहावरा के अर्थ है। कचरा कूट मतलब क्या होता है ना, बोलते कचरा कूट के मार लो, मतलब कस के मारना या खूब मारना, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खूब मारना। अगला सवाल है कि सूप उजला पानी। सूप उजला मतलब समझने से शब्द से ही लग रहा है कि खूब दिया जा रहा है, नहीं बोलते एक सूप दल को धान, मतलब क्या है भर करके, नहीं बोलते एकदम चुनक के दल को, चुनक के मतलब थोड़ा सा दिया, लेकिन सूप उजला पानी मतलब एकदम सूप उछल उछल करके पानी दे रहा है, मतलब खूब वर्षा हो रही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो यहां पे देखिए पारसनाथ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर पूछता कि पहाड़ क्या है तो पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पारसनाथ की अगर बात करें तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। मेला जो वो क्या है, गोठवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गोठवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा का यह उदाहरण है। बाजार क्या है, यह भी जो वो गोठवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है, इसको भी समूहवाचक संज्ञा। सेना भी क्या है, यह भी गोठवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपको चारों ऑप्शन याद रखने हैं, यहां से कहीं से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। संज्ञा के ऐसे 5 भेद होते हैं, पांचों भेद को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, चीज वस्तुवाचक, जिसको हम लोग द्रव्यवाचक भी कहते हैं, और पांचवा आ जाता है आपका गोठवाचक या समूहवाचक। तो ये पांचों भेद को आपको याद रखने हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है। बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थान के बारे में पूछा जा रहा था, ये तो सभी लोगों को पता होगा। खूंटी के एक गांव है, खूंटी जिले के में एक गांव पड़ता है उलिहातू, वहीं पे 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी का जन्म होता है। और 9 जून 1900 ईस्वी को, 9 जून, ये 2 डेट आपको याद होने चाहिए, है ना। 9 जून 1900 और 15 नवंबर 1875 ईस्वी, 15 नवंबर 1875 ईस्वी, ये 2 डेट आपको याद रखनी चाहिए। 15 नवंबर 1875 को जन्म होता है और 9 जून 1900 ईस्वी को निधन हो जाता है। बोलेंगे क्या मात्र 25 वर्ष ही बिरसा मुंडा जीवित रहे, तो बिल्कुल ये 25 वर्ष ही जिंदा रहे, है ना। 25 वर्ष में ही इनका जो वो निधन हो गया। आप खुद सोच सकते हैं कि धरती आबा, या कह सकते हैं कि झारखंड के भगवान के रूप में ये बन जाते हैं, मात्र वो भी कितने उम्र में, मात्र 25 वर्ष की उम्र में। तो इनके योगदानों को आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि चित्रा केकर उपनाम है। चित्रा किनका उपनाम है, तो चित्रंजन महतो चित्रा का उपनाम, है ना। चित्रंजन महतो जी का उपनाम जो वो चित्रा है। इनके जन्म तिथि के बारे में थोड़ा सा कई बार सवाल पूछे जाते हैं। 6 जनवरी 1946 ईस्वी को इनका जो वो जन्म होता है। कहां पे, तो लारी रामगढ़ में इनका जो वो जन्म होता है ना। कई बार यहां से सवाल जो वो पूछे भी जाते हैं। इनकी 2-3 चर्चित रचनाएं हैं। एक तो आपका एक आपको याद रखना है छैहर, जो कि एक कहानी संग्रह है, ठीक है। एक आपको याद रखना है छैहर। उसके अलावे एक इनकी महराई लोक गाथा है ना। एक है महराई लोक गाथा, महराई लोक गाथा। और इनका एक उपन्यास है जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चित्रंजन महतो जी के उस उपन्यास का नाम बताइए जो कि खोटा का पहला उपन्यास के रूप में माना जाता है। उस उपन्यास का नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। छीन लेलक सोनक थारी कविता के कविहत। छीन लेलक सोनक थारी, यह कविता जो वो किसके द्वारा लिखी गई है, छीन लेलक सोनक थारी। तो छीन लेलक सोनक थारी की अगर बात करें तो यह प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा इस कविता को लिखा गया है ना। तो किसके द्वारा लिखी गई कविता है, तो प्रदीप कुमार दीपक ने इस कविता को लिखा है, छीन लेलक सोनक थारी। एक कविता है ढीठ, ढीठ कविता जो वो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है ना। और जयवीर साहू के द्वारा एक कविता लिखा गया है स्वराज, जिसको स्वराज जी कहते हैं ना। ऐसे तो यहाँ पे खोटा के आधार पे लिखा गया है, इसलिए स्वराज लिखा गया है। और कुमारी शशि के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है, दो तीन पत्ते, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है भिखमंगा शीर्षक कविता कविहत। भिखमंगा यह कविता जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो भिखमंगा जो कविता है यह कृष्णचंद्र दास आला जी के द्वारा लिखी गई है ना। भिखमंगा कविता किसकी है, किसकी रचना है? तो कृष्णचंद्र दास आला जी ने इस कविता को लिखा है, कृष्णचंद्र दास आला। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके अलावे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे कई सारे साहित्यकार हैं, जैसे कि दिनेश दिनमणि, ए मानुस इनकी कविता एक है, इंजरिया माटा है कविता, महेश गोलबाज जी की एक चर्चित कविता है जय जवान जय किसान, ये आपको अच्छे से याद होगा। बाकी के विनोद कुमार जी ने तो एक पुस्तक ही लिखा है पूरा सौंध माटी, जिसमें से 31 कविता है। तो ये तो पूरे कविता का भरमार है इनके यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर को ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल हम बता दिए, कुछ लोग बाद में कमेंट कर देते हैं कि सर इसका आंसर तो आप बताए ही नहीं। तो उतना डिटेल बताने की क्या आवश्यकता थी अगर केवल आंसर ही बता करके आगे बढ़ना था तो। अगला सवाल है शिवनाथ परमाने के लिखल लोक कथा के नाम है। शिवनाथ परमाने के द्वारा कौन सी लोक कथा जो वो लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चित्रा रानी। चित्रा रानी जो वो लोक कथा इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पे भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है ना, इसको आपको ध्यान रखना होगा। यहां से हो सकता है कि सवाल आपसे पूछ ले कि चित्रा रानी लोक कथा केकर लिखल लागे, तो यह शिवनाथ परमानिक जी की रचना है। ऐसे तो इनकी कई सारी रचनाएं हैं, तातल और हिमाल, दामोदरे कोराय, मचगंधा, रुसल पुटूस जैसे कई सारी चर्चित रचनाएं हैं, वो तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। क्लियर हो गया। साथ ही साथ एक और यहाँ पे इनका एक कह सकते हैं कि निबंध के रूप में या कह सकते हैं कि लेख के रूप में खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा एक लेख है जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, शिवनाथ परमानी के द्वारा ही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है जयवीर साहू जी के लिखल जीवनी के शीर्षक है। जयवीर साहू के द्वारा कौन सी जीवनी लिखी गई है? तो जयवीर साहू के द्वारा एक जीवनी लिखा गया है राम नारायण सिंह जी की जीवनी, है ना। राम नारायण सिंह जी की जीवनी जो वो इन्होंने लिखा है। शेख भिखारी की जीवनी किसने लिखा है? शेख भिखारी जी की जीवनी जो वो लिखा है पारसनाथ महतो ने। बिरसा मुंडा जी की जीवनी किसने लिखा है? तो ए.के. झा ने लिखा है। चलिए एक सवाल आपको और भी देना है कि तिलका मांझी जी की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तिलका मांझी जी की जीवनी को किस लेखक के द्वारा इनकी जीवनी को लिखा गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दो सवाल हम आपसे पूछे हैं, एक चित्रंजन महतो चित्रा जी का वो उपन्यास का नाम जिसके बारे में आपको बताना है, और दूसरा तिलका मांझी जी की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है अकलू राम महतो के लिखल कविता शीर्षक है। अकलू राम महतो जी के द्वारा लिखी गई कविता के शीर्षक का नाम आपको बताना है कि वो कविता का शीर्षक का नाम क्या है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमर मनेक गुमायर। क्या हो जाएगा? हमर मनेक गुमायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है खोटा भाषा हांसी ठाठ, है ना, हांसी ठठाक कवि हत। देखिए हांसी ठाठ मतलब क्या हो गया? जो एक कह सकते हैं कि जिनके हास्य रस की कविताएं जो लिखते हैं, हमेशा थोड़ा कॉमेडी टाइप का कविता लिखते हैं, जो कि जिसमें से ज्यादातर जो वो हंसी मजाक जो वो उनकी कविताओं में झलकता है। तो वैसे कवि कौन से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से तो हालांकि फुतेश्वर करमाली भी जो वो हंसी ठाठ के कवि माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो रामशरण विश्वकर्मा हो जाएगा, क्योंकि रामशरण विश्वकर्मा को स्पेशली जो जाना जाता है वो हास्य व्यंग्य कविताओं के लिए ही इनको जाना जाता है ना। रामशरण विश्वकर्मा, जैसे कि इन्होंने एक कविता लिखा है भूतेक डर, एक कविता है भूतेक डर, भूतेक डर। ये कविता जो वो एक 2.0 फुल में छपा हुआ है, और यह कविता जो वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हो सकता है कि यहाँ से सवाल आपसे कभी पूछे जाए, तो इनको आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है बामा हाथ शीर्षक कविता के कवि हत। बामा हाथ देखिए यह कविता है, और इस कविता को लिखा है शिवनाथ परमानिक ने, और यह कविता तातल और हेमाल पुस्तक में छपा हुआ है। तातल और हेमाल, तातल और हेमाल जो पुस्तक है उसी में यह कविता जो वो छपी हुई है। इसके अलावे अन्य पुस्तकों में भी यह कविताएं छपी हुई है, जो जरूरी नहीं कि एक ही किताब में छपी हुई है, और भी दूसरे किताबों में भी कविताएं जो वो छपी हुई हैं।
आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, दू डायर जिरहुल फूल के शीर्षक किताब में, दू डायर जिरहुल फूल है ना, दू डायर जिरहुल फूल शीर्षक किताब में कतना कविता छपायल है। अब देखिए यहां पे सवाल उठता है कि कितनी कविताएं कुल इसमें से छपी हुई हैं। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार से तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन के अनुसार से तो 24 है, लेकिन बता दें कि इसमें कुल 26 कविताएं हैं। कुल इसमें से कितनी कविताएं हैं, 26 कविताएं हैं। टोटल कवि कितने हैं, 20 कवि हैं। तो बोलेंगे 20 कवि है तो फिर 26 कविता कैसे हो, नहीं 20 नहीं, आपके 23 कवि हैं। टोटल 23 कवि हैं और 26 कविता है। अब बोलेंगे 23 कवि है तो कविता 26 कैसे हो गया। दरअसल क्या है कि ए.के. झा जी की 2 कविता है, तो एक यहाँ पे ए.के. झा जी का एक्स्ट्रा हो गया। फिर दिनेश दिनमणि जी का भी 2 कविता है, तो एक कविता दिनेश दिनमणि जी का भी एक्स्ट्रा हो गया, और एक परितोष कुमार प्रजापति का भी 2 कविता छपा हुआ है। तो इस प्रकार से 23 कवियों का एक एक कविता और 3 कविता एक्स्ट्रा जो है 3 कवियों का। ए.के. झा का 2 कविता है, दिनेश दिनमणि जी की 2 कविता है और परितोष कुमार प्रजापति जी की 2 कविता है। तो इस प्रकार से 3 कविता एक्स्ट्रा हो गया है। तो 23 कवियों के 26 कविताएं इसमें से छपे हुए हैं। अब ऑप्शन में तो 26 नहीं दे रखा है, बोलेंगे हो सकता है कि वो पुराना प्रकाशन का पुस्तक होगा, उसमें से 24 कविताएं ही होंगे, लेकिन अभी वर्तमान के संदर्भ में अगर बात करें तो 26 कविताएं इस पुस्तक में छपे हुए हैं। क्लियर हो गया। और यहाँ पे गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं जो वो छपी हुई हैं। आज का आखिरी सवाल है, दू डायर जिरहुल फूल में कितना लोक कथा छपायल है। तो दू डायर जिरहुल फूल में अगर बात करें कि कितने लोक कथा छपे हुए हैं, तो केवल एक लोक कथा है, केवल एक लोक कथा है, और उस लोक कथा का नाम है चित्रा रानी। उस लोक कथा का नाम है चित्रा रानी। अब बोलेंगे कि फिर यहां से आपका एक आंसर देना बाकी रह गया है कि चित्रा रानी लोक कथा के लेखक कौन है। हो सकता है कि इसका आंसर हम आपको वीडियो के बीच में बताए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो 3 सवाल हम आपसे किए हुए हैं, तीनों सवाल के आंसर आप जरूर हमें दीजिएगा। पहला सवाल हम आपसे पूछे थे कि चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा कौन से उपन्यास लिखे गए हैं, वो उपन्यास का नाम आपको बताना है। दूसरा हम क्या सवाल पूछे थे, दूसरे सवाल के बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दूसरा सवाल हम पूछे थे जीवनी से संबंधित, है ना, जीवनी से संबंधित कि तिलका मांझी जी का जीवनी जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तिलका मांझी जी की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है। और तीसरा सवाल हम पूछे कि चित्रा रानी जो लोक कथा है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ये 3 सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगले क्लासेस में मिलने से पहले हम आपको कुछ नोटिस देना चाहेंगे। क्लासेस जो वो जेटेट का क्लास स्टार्ट हो गया है, आप चाहें तो जेटेट का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 to 5 और 6 to 8 ये दोनों के क्लासेस चल रहे हैं। इसका फी तो ऐसे 499 है, लेकिन अभी 2 दिनों के लिए ये स्पेशल ऑफर दिया गया है। 2 दिनों के लिए इसमें 50% का ऑफ रखा गया है। तो 50% का ऑफ आपको कह सकते हैं कि यहाँ पे छूट दी जा रही है 2 दिनों के लिए। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, यानी 500 के फी ये सीधा 249 रुपए में आपको मिल रहा है। और हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, हम यहाँ पे केवल आपको खोटा देने वाले हैं। कई लोग ऐसे नहीं कमेंट करेंगे कि हम आपको 250 या 300 जो भी पेमेंट है आपने कर दिया और आप कहने लगे कि नहीं हमको मैथ भी दीजिए, बाकी पेपर भी दीजिए। तो वैसी बात नहीं है, हम केवल खोटा पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ खोटा की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पे आपके 40 सवाल होंगे, पहले 30 सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब नया नोटिफिकेशन में यह बदलाव हुआ है और अब आपके 30 के जगह पे 40 सवाल खोटा में पूछे जाएंगे। और ये 40 सवाल कम नहीं होते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है। और अगर आप अच्छे से तैयारी हमारे साथ में जुड़ करके करते हैं तो 40 में से आप चाहेंगे तो 35 प्लस आंसर आप कर सकते हैं। 35 प्लस आप प्रश्नों के सही जवाब आप करके आ सकते हैं। हो सकता है कि कई लोग अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो 40 में 40 सवाल भी बना करके आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। और बाकी की कोई जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9708305319। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।